अच्छा भाई, आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने एल्केन्स एल्कीन्स पढ़ा है। आज जो है हम लोग अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स बेसिकली क्या होते हैं? आपके पास जो एल्केन था ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन्हीं एल्केन में आप एक हाइड्रोजन हटा दो। जैसे CH4 है, मीथेन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था। 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, कोवलेंटली बॉन्डेड। आप एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह पे, आजमी पर पूछ रहे हो, OH लगा दो। OH जो है ना, वो इस तरह से उसके बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है, इसको हम अक्सर O और H के बीच में ना बॉन्ड दिखाते नहीं है, सिर्फ यूं लिख देते हैं OH। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। ठीक है, और ग्रुप 6 के एलिमेंट जो है वो दो बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बनाया हुआ है और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। और जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसने एक बॉन्ड बनाना है, वो ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है। तो जो OH है, इसको हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसी तरह OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है, इसको हम हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। तो जिस एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो और उसकी जगह पे हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कोहल्स। और इनका नेमिंग किस तरह से हो जाती है फिर? देखो, हमारे पास मीथेन है, CH4। हमने मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन तो वन ही है ना, तो मीथ तो हम लिखेंगे। और एल्केन से बनाया है तो मीथेन तक हम लिखते हैं, लेकिन आखिर का ई हटा के इसकी जगह पे ना हम OL लगा देते हैं, जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, ऑल। तो ये नाम बन जाता है मिथानॉल। सिमिलरली, सेकंड कार्बन वाला जो अल्कोहल होगा उसका नाम क्या बन जाएगा? इथानॉल। फिर प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपेन, ई हटा के OL लगा दो, प्रोपेन के आखिर का ई हटा के OL लगा दो, प्रोपेनॉल। ब्यूटेन से बन जाएगा, ब्यूटेन के आखिर का ई हटा के उसकी जगह OL लगा दो, ब्यूटेनॉल। सिमिलरली, पेंटेन के आखिर का ई हटा के OL लगा दो, बन जाएगा पेंटानॉल। हेक्सेन में आखिर में ई हटा के OL लगा दो, बन जाएगा हेक्सानॉल। हेप्टेन 7 कार्बन वाला जो एल्केन होता है उसका ई हटा के OL लगा दो, हेप्टानॉल। और ऑक्टेन का आखिर का ई हटा के OL लगा दो, ऑक्टेनॉल। ये अल्कोहल के नाम हो गए, टोटल 8 कार्बन वाले अल्कोहल तक। मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे मिथेनॉल है, उसमें देखो मीथेन का था CH4। आपने एक हाइड्रोजन कम करा इसका, देखो CH4 था ना, एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CH3 हो गया और साथ में OH लग गया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला इसका मिथेनॉल का OH अलग से लिखेंगे। मतलब हम सारे कार्बन एक साथ, सारे हाइड्रोजन एक साथ भी लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन O भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखोगे ना मोलिकुलर फॉर्मूला अल्कोहल का, तो हमें ना फॉर्मूला देख के पता नहीं लग रहा कि ये अल्कोहल है। लेकिन अगर मैं OH अलग से लिखूंगा तो फॉर्मूला देख के पता लग रहा है कि भाई ये अल्कोहल है, अल्कोहल चल रहा है, मिथेनॉल। तो हम अल्कोहल का मोलिकुलर फॉर्मूला OH अलग से लिखेंगे, बाकी जो एल्केन का एक हाइड्रोजन कम हुआ है उसको इस तरह से लिख देंगे। जैसे ये CH4 है, मीथेन, इथेन होता है C2H6। तो इससे जो अल्कोहल बना, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम किया, OH लग गया, मिथेनॉल। सिमिलरली इथेन से एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है ना, एक कम करोगे, OH लगा दोगे, इथेनॉल। प्रोपेन होता है C3H8, तो इसमें एक हाइड्रोजन कम करोगे, 7 और OH लगा दोगे, प्रोपेनॉल। ब्यूटेन होता है C4H10, तो एक हाइड्रोजन कम करोगे, H9 और OH लगा दोगे, ब्यूटेनॉल। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला बनाऊं,
तो जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब एल्कोहल्स में एक हाइड्रोजन कम है ना, तो हम CnH2n+1 लिखेंगे यहाँ पे +2 के बजाय, और साथ में OH तो हर एल्कोहल में आएगा आएगा। सही है। तो टोटल मिथेनॉल में 4 हाइड्रोजन तो है, लेकिन OH अलग से लिखोगे। अल्कोहल बनते कैसे हैं वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना रिएक्शंस। अभी तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल दिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। ठीक है। हाइड्रोजन मिथेनॉल में 4 ही होंगे, लेकिन हमने OH अलग से लिखना है ना, इसीलिए एक हाइड्रोजन तो OH में इंक्लूड हो रहा है ना, और एक हाइड्रोजन जैसे CH4 था, वो एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, तभी तो वहां पे OH लगेगा। अच्छा, इस जनरल फॉर्मूला से किस तरह से हम अल्कोहल बनाएंगे? देखो, पहला जो अल्कोहल है 1 कार्बन एटम वाला, अब जरा इसको आगे बढ़ते हैं ना तो और समझ आएगा, सब्र करो। पहला अल्कोहल है मीथेन से बनेगा, मतलब मैं नेमिंग सिखा रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्केन से अल्कोहल बना रहा है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि अल्कोहल बना कैसे रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि मीथेन में क्या चेंज करोगे अल्कोहल बन जाए, फॉर्मूला उसका। तो मीथेन था, ऑयल ई हटा के ऑयल लगा दो तो वो मिथेनॉल कहलाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो उसके जनरल फॉर्मूला से हम बनाएंगे। ठीक है। अब फर्स्ट अल्कोहल जो है मिथेनॉल, मतलब उसके पास एक कार्बन एटम है, N=1, N की जगह 1 रखेंगे जनरल फॉर्मूला में, तो कार्बन हो जाएगा 1। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो कितने हो जाएंगे, N की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 2 +1 = 3, और साथ में OH। यस, 1 लेस हाइड्रोजन विद कार्बन एटम, और उसकी जगह पे OH लगा दो, वो अल्कोहल बन जाएगा। सही है आरिफ? और अपने पूरे नाम लिखो प्लीज, ताकि मुझे जो है ना बात करने में आसानी हो। अच्छा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और फिर O और H। अच्छा, एक हमने डिस्क्रीट फॉर्मूला भी देखा था, डिस्क्रीट फॉर्मूला में वी हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स। हमने OH के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाया है, अगर हम उसके बीच में बॉन्ड दिखाएंगे तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड दिखाना पड़ेगा आपको, मतलब ये पूरा ऐसे ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड दिखा दिया आपने। ये डिस्क्रीट फॉर्मूला है, और कोई फर्क नहीं है डिस्क्रीट फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में बेसिकली इसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कंडेंस करके लिखते हैं। मतलब अगर मैं इसको कंडेंस कर दूं, मतलब हाइड्रोजन अलग अलग बॉन्ड्स के साथ ना दिखाऊं, बल्कि कार्बन के साथ सारे मिला के लिख दूं, तो फिर उसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, और फिर OH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक जैसा होगा मिथेनॉल के लिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आप फिर आप मिला के ही लिखोगे सारे, एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग अलग नहीं लिखेंगे। मतलब पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला के ऐसे लिख दो, जैसे कार्बन कितने हैं इसमें, एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होगा। लेकिन इथेनॉल को देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इथेनॉल हमारे पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसमें N की जगह पे जब हम 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2, और हाइड्रोजन 2 2 4 +1 C2H5, एंड OH अलग से लिख रहे हैं। ठीक है। और फिर इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 कार्बन है, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, 4 बॉन्ड पूरे बनाने हैं ना, दूसरे कार्बन के साथ
दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड उसका पीछे वाले कार्बन से बना हुआ है, और फिर OH, दिस इज इथेनॉल। और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? पहले कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन है CH3, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन है CH2 एंड देन OH। डिस्प्लेड फॉर्मूला सेम होगा, बस O और H के बीच में OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके बीच में बॉन्ड दिखाना होता है। तो मैं डिस्प्लेड फॉर्मूला अब नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो स्ट्रक्चर जैसा ही है इसका। देखो एल्कीन से अल्कोहल बनेगा या किससे भी अल्कोहल बनेगा वो अभी हम बाद में रिएक्शन में देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। अभी तो हम अल्कोहल ये देख लो बस, फॉर्मूला कैसे बनाना है, नाम क्या है उनके, और लिखेंगे कैसे उसको, तो वो आगे आएगा जाहिर है। प्रोपेनॉल 3 कार्बन एटम वाला जो अल्कोहल होगा दैट वुड बी प्रोपेनॉल। इट्स फॉर्मूला वुड बी C3 2 3 6 8 7 OH। स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है और OH लगा हुआ है लास्ट कार्बन पे। अब OH जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट कार्बन पे ही हो, वो मिडिल कार्बन पे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आगे अभी हम देखते हैं, उससे आइसोमर्स बनना शुरू हो जाएंगे अल्कोहल के। तो जैसे CH3 CH2 CH2 OH, देन वी है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल 4 कार्बन एटम वाला अल्कोहल होगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4 और 2n+1 इज 4 2 8 + 1 9 H9OH। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और डिस्प्ले स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 CH2 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 एंड OH। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है इसके, तो अगर मैं इथेनॉल की बात कर रहा हूँ, इथेनॉल में टोटल कार्बन 2 है, टोटल हाइड्रोजन जो है वो 5, तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, एक OH के साथ भी, तो उसको भी मिला के लिखना पड़ेगा, और ऑक्सीजन एक है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना सब में, तो कॉमन नंबर 1 है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि 1 है ना कॉमन नंबर, सब 1 से सबको डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा। यही कहानी प्रोपेनॉल की भी हो जाएगी, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, ऑक्सीजन 1, तो इसमें भी कॉमन नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है तो कॉमन नंबर 1 आएगा तीनों एलिमेंट्स के बीच में, तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होगा जो का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अल्कोहल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। अगर सिर्फ एक OH है, हम लोग जो अल्कोहल पढ़ेंगे इस जनरल फॉर्मूला से, उसमें सिर्फ पूरे अल्कोहल मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम ही आएगा। सही है, जो जो लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला में इतना इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये बात थी। आगे बढ़ते हैं। ये अल्कोहल है हमारे पास, मिथेनॉल इथेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटानॉल भी बना सकते हो, अब आपके पता है आपको कैसे बनाना है। हम लोग बात करते हैं अल्कोहल में आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म वही है जो एल्केन्स और एल्कीन्स में था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो वही लगेगी जो एल्केन एल्कीन में लगी थी, वो अल्कोहल में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विद सेम molecular formula but different स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो पहला अल्कोहल है हमारे पास मिथेनॉल, CH3OH। उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया इस तरह से, इसका कोई आइसोमर नहीं बनता ना, एक ही कार्बन है, क्या ब्रांचिंग वगैरह करूंगा इसकी। दूसरा है इथेनॉल, इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका भी कोई आइसोमर नहीं बनता। अगर आप कहो कि मैं जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है अगर, और उसको मैं उठा के सेकंड कार्बन पे लगा दूं, तो क्या ये दो
इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा, मतलब ये वाला और ये नीचे वाला। ये लोग आपस में आइसोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले को फ्लिप कर दो तो ये सेकंड वाला ही है, मतलब फ्लिप करना इज नॉट अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, फ्लिप करना इज सेम मॉलिक्यूल ना, जब तो वो आप राइट से देख रहे हो उसको, मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ, तो हमारे लिए ये एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आइसोमर्स नहीं होते एक दूसरे के, क्योंकि सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस ही है नहीं है इनमें, बस वो आप राइट से देख रहे हो मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ, है तो एक ही चीज ना। जारी कुछ पूछ रहे हो? अगर आप कुछ पूछो तो आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अब क्या हम लोग अल्कोहल का आइसोमर, जैसे ये इथेनॉल है, क्या हम कार्बन के बीच में OH लगा सकते हैं? तो नहीं, कार्बन के बीच में OH नहीं आ सकता, क्योंकि O और H के बाद एक और बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, तो वो एक और बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो बीच में तो नहीं आ सकता। हाँ, अगर आप ये कहो कि देखो आइसोमर बाय डेफिनेशन इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो अगर मैं कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगाऊं, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बना सकता है, और इसी OH नहीं लगाऊं और आगे एक और कार्बन लगा दूं, तो जो पहला वाला कार्बन है उसका राइट वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन गया है, बाकी तीन बॉन्ड और बनने हैं, मैंने तीन हाइड्रोजन लगा दिए, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है और बाकी तीन बॉन्ड बनाने के लिए तीन हाइड्रोजन लगा दिए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। तो इथेनॉल का भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। हाँ, तो इसको आप आइसोमर कह सकते हो इथेनॉल का, लेकिन ये इटसेल्फ अल्कोहल नहीं है, ये आइसोमर तो है इथेनॉल का, लेकिन दिस इज नॉट अल्कोहल या इथेनॉल, ये इथेनॉल नहीं कहलाएगा। ये एक दूसरी फैमिली बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको हम कहते हैं ईथर। जैसे एल्कीन के आपने एक आइसोमर बनाया था साइक्लोएल्केन, अगर तुम्हें याद हो प्रोपीन का, तो कोई आइसोमर नहीं बनता, लेकिन अगर प्रोपीन को हम साइक्लिक फॉर्म में कनेक्ट करते हैं, तीन कार्बन एटम आपस में ऐसे कनेक्ट किया था हमने, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतने ही आ रहे थे जितने प्रोपीन में आते हैं, लेकिन बस डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो वो एल्कीन तो नहीं कहलाएगा, इसको हम साइक्लोएल्केन कह रहे थे। इसी तरह अल्कोहल में भी इथेनॉल का एक आइसोमर बन सकता है, लेकिन वो इथेनॉल नहीं कहलाएगा, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आइसोमर तो वो कहलाएगा, लेकिन इथेनॉल नहीं होगा, वो इथेनॉलिक आइसोमर नहीं है वो, ठीक है। ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए लेकिन आइसोमर बने, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो तीन टाइप्स हमने आइसोमेरिज्म की पढ़ी है ना, दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें कार्बन चेन छोटी बड़ी हुई भी होती है उसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करके इथेनॉल के आइसोमर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर मैं वन से राइट वाले कार्बन से हटा के लेफ्ट वाले कार्बन पे लगाऊं तो मैं उसको वन बोल दूंगा कार्बन एटम को, ये दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मैं OH ही हटा दूं उसकी जगह बीच में O लिया हूं, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईथर, तो ये अलग ही एक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनॉल वाला ही है, तो इथेनॉल का आइसोमर जरूर कहलाएगा ये, लेकिन ये अल्कोहल नहीं कहला सकता। देखो अगर तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप इसको चूज करोगे तो रॉन्ग तो नहीं हो सकता है ये, ऑब्वियसली ये आइसोमर है, अगर वो कह रहा है कि सिलेक्ट द आइसोमर ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का एक ही आइसोमर बन सकता है, वो यही है, वो यही देगा ऑप्शन में। और अगर वो खुद बनाने के लिए कहता है, और खुद बनाने के लिए वो कहता है कि मेक एन अदर आइसोमर ऑफ इथेनॉल विच इज ऑल्सो एन इथेनॉल, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। हाँ, प्रोपेनॉल को अगर एग्जाम्पल ले लो ना, तो प्रोपेनॉल में ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा ये, क्योंकि प्रोपेनॉल के दो तरह से आइसोमर बन सकते हैं। प्रोपेनॉल इज 3 कार्बन वाला अल्कोहल whose molecular formula would be C3, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है ना, CnH2n+1OH, कार्बन n की जगह 3 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे कार्बन के साथ जो है, 2 3 6 +1 7 एंड OH। अब 3 कार्बन है, तो पहला जो
मेन स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉल का वो यूं बना दिया हमने। इसमें जो है फर्स्ट कार्बन पे OH है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, कुछ इस तरह से बनाऊं जिसमें मैं OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगाने के बजाय सेकंड कार्बन पे लगा दूं। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी सेम है, इसमें भी C3H7OH है, इसमें भी C3H7OH है। चाहो तो काउंट कर लो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और OH। अब ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर है और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है, दीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर में राइट वाले कार्बन पे OH है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में मिडिल कार्बन पे OH है। अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर को पलट दो, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, OH की पोजीशन आगे पीछे, मतलब OH की उसी कार्बन पे, जिस कार्बन पे वो लगा हुआ है उस कार्बन पे तो वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता वो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कार्बन से उठ के सेकंड कार्बन पे खुद ही चला जाए। वो दूसरे मॉलिक्यूल में अगर सेकंड कार्बन पे OH है तो इट मींस कि वो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एक अलग स्ट्रक्चर है, और पहला और दूसरा मॉलिक्यूल पर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। अच्छा, अब अगर आप थर्ड कार्बन पे लगा दो OH और बोलो ये एक और आइसोमर बन जाए इसका, मतलब अगर आप OH यहाँ लगा दो और बोलो कि ये भी एक आइसोमर हो, तो ये एक आइसोमर नहीं है, क्योंकि जो पहला वाला आइसो स्ट्रक्चर है ना और ये जो मैंने थर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया, दीज आर सेम। पहले वाले स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दो, मतलब इन्वर्टेड कर दो, राइट टू लेफ्ट कर दो, तो यही थर्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब ये सेम मॉलिक्यूल है, तो उसको मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर काउंट नहीं करूंगा। तो स्ट्रक्चर 1 की तरह ही स्ट्रक्चर 3 है, सेम आइडेंटिकल है, तो ये फिर एज एन इसमें से या तो आप 1 वाला आइसोमर काउंट कर लो या 3 वाला कर लो, दोनों को एक साथ नहीं करोगे क्योंकि दोनों एक ही है। क्लियर है बेटा? आप जो आंसर पूछ रहे हो जिसने ए लिखा हुआ है अपना नाम, एक तो आप पूरा नाम लिखो ताकि मुझे कॉल करने में आसान हो, और सेकेंडली जो आप पूछ रहे हो मुझे समझ नहीं आया है, आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो माइक खोल के, तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा काम। OH बिटवीन 2 and 3, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में तो नहीं है, किसी दो कार्बन के बीच में OH आ ही नहीं सकता है ना। मतलब अगर OH आपने लगा दिया है, इसके आगे चेन कंटिन्यू नहीं हो सकती है, कार्बन नहीं आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा जो उसने ऑक्सीजन के साथ पीछे बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि सिर्फ ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन ना हो, मतलब फर्स्ट कार्बन है, ऑक्सीजन हो और फिर सेकंड कार्बन आ जाए, तो हाँ ये हो सकता है, जैसे अभी हमने इथेनॉल के साथ करा है। तो ये बिल्कुल इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका प्रोपेनॉल वाला ही है। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है, टोटल टोटल 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी टोटल 3 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम ही है, बट फर्क क्या है कि ये अल्कोहल ही नहीं है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, OH ही नहीं है इसमें, तो ये आइसोमर तो कहलाएगा। तो इसको मैं थर्ड आइसोमर बोलूंगा। तो आइसोमर तो है लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, बट दिस इज एन आइसोमर। प्रोपेनॉल का ही एक आइसोमर है जो कि ये ईथर कहलाएगा, लेकिन ये आइसोमर जरूर है प्रोपेनॉल का। तो ये वाला जो आइसोमर बनेगा ईथर जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया ना, अल्कोहल ही गायब हो गया। और जो दूसरा वाला आइसोमर है प्रोपेनॉल का, ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जस्ट मेयर पोजीशन चेंज की है हमने। दिस इज पोजिशनल आइसोमर। डायमंड शेप का क्या मतलब है हसनैन?
अच्छा देखो, आइसोमेरिज्म इस तरह से कभी भी नहीं आती है ओपन एंडेड के जितने बन सकते हैं बना के दिखाओ, वो तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो आइसोमेर बनाने के लिए आपके पास अगर आता है तो बड़े आसान आसान से आते हैं, मतलब आप मीथेन इथेन प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन का बना दो, ब्यूटीन का बना दो। अल्कोहल में आपके पास जैसे प्रोपेनॉल का बना दो, ओएच की पोजीशन आगे पीछे करके बना दो। इसी तरह इस तरह से एमसीक्यूज में अगर ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं तो वो ऑप्शंस देता है, उसमें से पूछता है कौन सा आइसोमर है। अभी हम ये करते हैं क्वेश्चंस तो हमें और आइडिया हो जाएगा। पहले एक बार ये देखो, प्रोपेनॉल के आपने इतने ही आइसोमर्स याद रखना है, इतने ही बनने हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपने नहीं बनाना। ये काम आसान इसलिए क्योंकि जो मैंने बना दिए बस वही बनेंगे, इसके अलावा बनेगा ही नहीं कोई। और अगर बनता भी है कहीं से आप सर्च भी करते हो तो हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में हमने इतने ही आने चाहिए। ब्यूटेनॉल देखते हैं, चलो ब्यूटेनॉल की कहानी क्या है, किस तरह से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। ट्राई करो, बनाना शुरू करो। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाने के लिए अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है। तो कार्बन जो है ब्यूटेनॉल है तो 4 कार्बन होंगे, एन की जगह पे हम क्या रखेंगे 4। तो ब्यूटेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C4, 2 4 8 +1 9 एंड OH 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। लास्ट वाले कार्बन पे मैंने OH लगा दिया है, बाकी कार्बन एटम्स पे फिर मैं क्या लगाऊंगा, हाइड्रोजन। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है इसमें, तो अगर सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ हो तो ये ब्यूटेनॉल का एक दूसरा आइसोमर है। अच्छा, अगर आप कहते हो कि इसमें हम थर्ड कार्बन पे OH लगा दें, लाइक दिस, तो क्या ये भी एक आइसोमर है? अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं नंबरिंग करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन, इसी तरह राइट वाले में नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4। तो पहले वाले में OH फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, दूसरे वाले में OH सेकंड कार्बन पे आ रहा है। अच्छा, जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसकी जब मैं नंबरिंग करूंगा ना, तो फिर मैं नंबरिंग ऐसे करते हैं कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा छोटे से छोटे नंबर पे आए। तो मैं इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ्ट नहीं करूंगा कार्बन की, बल्कि लेफ्ट टू राइट करूंगा, क्योंकि OH जब मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा तो थर्ड कार्बन पे OH आएगा। लेकिन अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूंगा तो सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, छोटे नंबर पे लाना। तो इसमें थर्ड वाले स्ट्रक्चर में और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को अगर पलट के रख दो तो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है। तो या तो आप सेकंड वाले स्ट्रक्चर को एज अ वन ऑफ द आइसोमर काउंट कर लो, या थर्ड वाले स्ट्रक्चर को एज वन ऑफ द आइसोमर काउंट कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन दोनों को अलग अलग आइसोमर काउंट नहीं कर सकते, एक को हटा दो। समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, इसके अलावा ब्यूटेनॉल के आइसोमर में हम देखो, ये वाली जो है ना जिसमें OH की पोजीशन आगे पीछे हुई है, ये दोनों तो पोजिशनल आइसोमर हो गए ना। नीचे वाला सेकंड, तो थर्ड वाला जिसपे मैंने लिखा हुआ है पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है। लेकिन अगर देखो 4 कार्बन है तो मैं 3 कार्बन स्टेट चेन में लगाऊं और एक ब्रांच में लेके आ जाऊं, और OH मैंने यहाँ पे लगा दिया है राइट वाले कार्बन पे, तो क्या ये आइसोमर कहलाएगा? क्या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अल्कोहल वाला ही बन रहा है? अगर इसके हाइड्रोजन, कार्बन तो 4 हैं दिख रहे हैं, इसके हाइड्रोजन अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज C4H9 और साथ में क्या है OH।
वही ब्यूटेनॉल वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट और थर्ड वाले स्ट्रक्चर हैं उसमें चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में, इसमें 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच में आ गया। जब ब्रांच में आ जाता है तो वो भी आइसोमर बनता है, और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन आइसोमर है, ये भी एक ऐसा आइसोमर काउंट होगा। दिस इज दी फोर्थ, सॉरी, अब ये सेकंड वाला, मतलब इसको सेकंड नंबर दे देते हैं ताकि इसको मैं थर्ड नंबर दे सकूं फिर। ठीक है, 3 आइसोमर तो ये हो गए। इसके अलावा ये जो मेरा ब्रांच वाला ब्यूटेनॉल लिया है मैंने, इसमें मैंने OH थर्ड वाले में फर्स्ट कार्बन पे लगाया था। अगर मैं OH मिडिल कार्बन पे लगा दूं, ये भी एक आइसोमर है, इसमें भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करो तो H9 कार्बन के साथ एंड OH, ये भी एक आइसोमर है। अगेन इसमें हमने थर्ड और फोर्थ आइसोमर में फर्क बस क्या है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है और ब्रांचिंग भी हो रही है। तो ये 4 आइसोमर्स इसके तो ऐसे ही बन गए ब्यूटेनॉल के। जैसे हम ऑक्सीजन को बीच में लाके आइसोमर बना रहे थे, इथेनॉल में भी बनाया, प्रोपेनॉल में भी बनाया, तो क्या ब्यूटेनॉल में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन फिर 2 कार्बन ऐसे लगा दूं, और हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन के एक बॉन्ड बना हुआ है और 3 हाइड्रोजन, सेकंड वाले कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए, एक राइट वाले कार्बन के साथ एक लेफ्ट ऑक्सीजन के साथ, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और जो बिल्कुल आखिरी वाला लेफ्ट साइड पे कार्बन है उसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है, तो बाकी 3 बॉन्ड और बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कार्बन इसमें कितने, अच्छा सॉरी ब्यूटेनॉल है तो एक कार्बन और आएगा, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। टोटल हाइड्रोजन अगर काउंट करो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ब्यूटेनॉल का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है ना, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 कार्बन और हाइड्रोजन टोटल कितने, 9 कार्बन के साथ है और एक OH के साथ भी तो है, तो टोटल हाइड्रोजन तो 10 है ना, और ऑक्सीजन 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये भी ब्यूटेनॉल का एक आइसोमर कहलाएगा, बट दिस इज नॉट ब्यूटेनॉल, मतलब अल्कोहल नहीं है लेकिन ब्यूटेनॉल का आइसोमर जरूर है। ठीक हो गया? आगे बढ़े या कुछ पूछना है किसी को? अब इस आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह से पूछता है। क्वेश्चन आसान होते हैं, मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया है, बट क्वेश्चन आसान है। Whereas the structure formula of some organic compounds are shown below. Which compounds are alcohol? अल्कोहल कौन होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है OH 7, ये अल्कोहल है। और ये कौन से अल्कोहल है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। सेकंड में यहाँ पे OH है ना, ये भी अल्कोहल है, ये भी 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, दिस इज प्रोपेनॉल। तो फर्क क्या है? 1 और 2 एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। स्ट्रक्चर 1 में फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, स्ट्रक्चर 2 में सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है। अच्छा, जो थर्ड वाला है उसमें भी OH है, तो दिस इज अनदर अल्कोहल। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी अल्कोहल है, फर्स्ट कार्बन पे भी अल्कोहल है और सेकंड कार्बन पे भी OH लगा हुआ है, तो ये भी अल्कोहल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा OH लगेगा, लग सकता है, लेकिन फिर वो वाला अल्कोहल जो है वो ये वाला जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वो अल्कोहल कहलाएगा जरूर, उसको हम डायऑल कहते हैं। जब 2 अल्कोहल आ जाते हैं तो डाई मीन्स 2, तो डायऑल, तो ये अल्कोहल तो कहलाएगा, लेकिन 1 और 2 का ये आइसोमर नहीं है, मतलब इसको मैं प्रोपेनॉल नहीं कह सकता, मतलब 3 कार्बन वाला अल्कोहल तो है,
तो मैं उसको प्रोपेनॉल तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि OH जो है वो 2 है, तो हम उसको प्रोप 2 डायोल कहते हैं, लेकिन स्टिल नाम मैं नहीं बता रहा इसका। बस ये अल्कोहल जरूर है, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये वाला फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अल्कोहल जरूर है क्योंकि OH है इसमें। ठीक है, डायोल देखो हमारे सिलेबस में जब हम लोग पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा डायोल को देखना पड़ेगा, लेकिन डायोल की नेमिंग नहीं पूछेगा आपसे। जैसे पहला वाला और दूसरा वाला प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल है ना, तो तीसरा वाला इसको हम प्रोपेनॉल नहीं कह सकते। इसका नाम जो होता है वो आपको पता नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। दिस इज प्रोपेन 1,3 डायोल। बट अगेन ये नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये नेमिंग आपको जानना जरूरी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल को फॉलो नहीं करेगा, बट इट इज एन अल्कोहल। चाहे 4 OH लगे एवं वो भी अल्कोहल ही कहलाए। अच्छा, जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें OH तुम्हें दिख तो रहा है, लेकिन वो OH क्या कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, क्या उसके साथ सारे कार्बन है? नहीं। तो ये ना एक दूसरी तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास। ये बेसिकली पूरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और OH ये है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल के बाद। तो ये OH मैं अलग से नहीं देखूंगा इसका, इसके पीछे कोई एल्केन चेन होनी चाहिए, जो कि नहीं है। उसके पीछे एक कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो ये एक नया फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। दिस इज नॉट एन एल्कोहल, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं। तो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। तो बहरहाल 4 अल्कोहल नहीं है, बाकी 1 भी अल्कोहल है, 2 भी अल्कोहल है और 3 भी अल्कोहल है। हमारा आंसर यहाँ पे सी है। जी, ये COOH फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, बट दिस इज नॉट एन अल्कोहल ना, तो फोर्थ अल्कोहल नहीं है। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें जो पहला स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ये पहला स्ट्रक्चर कह रहा है कंपाउंड नोन इन इंडस्ट्री एज MTBE is used as an additive in a lead-free petrol. The structure formula of MTBE shown. अब this is not an alcohol क्योंकि इसमें OH नहीं है कहीं भी। इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आया हुआ है, तो इसको इस ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हमने ईथर नाम दिया है। लेकिन ईथर ना हम लोग अलग से कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ईथर का नाम नहीं भी याद होना तो कोई मसला नहीं है, बस आपने इतना आइडेंटिफाई करना है कि दिस whatever it is made over here is not an alcohol। ये अल्कोहल तो नहीं है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर है। इसमें कितने कार्बन है इस पूरे मॉलिक्यूल में? अगर कार्बन काउंट करो तो वी हैव 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 12 है और एक ऑक्सीजन है। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये जो भी स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है ना, जिसको इसने MTBE बोला हुआ है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब वो कह रहा है विच कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ MTBE। तो फॉर एनी टू कंपाउंड्स टू बी एन आइसोमर ऑफ ईच अदर दे शुड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ABCD में से सबसे पहले तो आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, तभी मैं देखूंगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं। वो तो बात की बात है, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला सेम देखना है कि है या नहीं। जो ऑप्शन ए है हमारा, उसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन है। इसके हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है उसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो ये आइसोमर नहीं हो सकता इसका। पहले तो पहली कंडीशन आइसोमर होने की कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो। बी में अगर देखें तो बी में टोटल कार्बन कितने? 4 है। हमारे वाले स्ट्रक्चर में 5 है MTBE में, तो ये भी नहीं हो सकता बी। सी को अगर देखो तो सी में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 1
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन इसमें 12 है और ऑक्सीजन 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो क्या इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एमटीबीई से? वो स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें देखो OH आ रहा है, लेकिन एमटीबीई में OH नहीं है। जो हमारा जो उसमें क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें तो COC है, मतलब जो हमारा C स्ट्रक्चर है वो अल्कोहल है, और जो उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है एमटीबीई वो अल्कोहल नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो C तो है आइसोमर। डी वाला जो हमारा है, डी में और जो मेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब इसमें अगर मैं कार्बन काउंट करूं डी में तो 1 2 3 4 5 सही है। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, तो फिर मैं आगे देखूंगा ही नहीं इसको। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, अभी जो 1 लिखा हुआ है ना, इससे ये 1 शो कर रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, मतलब अगर सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ होता तो उसका नाम जो है ना वो इस तरह से लिखता, प्रोपेन 2 ऑल। अब अगेन नाम वो खुद लिख के दे सकता है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये कि आप खुद से नाम दो किसी चीज का। अच्छा, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेनॉल, इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C3, हाइड्रोजन कितने हैं 7 और OH। सबसे पहले तो आप अगर कोई आइसोमर है इसका तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ए में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन ही कम है इसमें, हटा दो उसको। बी में 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे वाले स्ट्रक्चर में जो है ना टोटल 8 हाइड्रोजन प्रोपेनॉल में, तो बी भी नहीं हो सकता। डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन कम है, 1 2 3 4 5 6। बचा सी। सी अभी हमने प्रोपेनॉल का आइसोमर बनाया है ना, जिसमें हम COC बीच में ले आते हैं, जिसको हम ईथर कहते हैं, ये सी इसका आंसर है। क्लियर? देखो डबल बॉन्ड होने की वजह से रॉन्ग नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है इसलिए वो रॉन्ग है। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इट शोज के दो हाइड्रोजन तो कम हो गए ना वैसे ही, क्योंकि कार्बन कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया है, तो वो दो हाइड्रोजन जो एडिशनल लगे हुए थे वो अब नहीं है उनके साथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो आइसोमर होने की पहली कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो फिर आइसोमरिज्म किस बात की? डबल बॉन्ड डजंट मैटर इफ, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना मेरे पास एक ये अल्कोहल है, ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, तो ये भी एक तरह का अल्कोहल ही है क्योंकि OH तो है ना इसमें, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, हमारे वाले जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है ना उसका जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये अल्कोहल जरूर है। इसी तरह इसका अगर लेट से ये हो कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा हुआ हो तो इसका ये एक आइसोमर बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के आपस में आइसोमर हैं, चाहो तो काउंट कर लो। हाइड्रोजन इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 5 ये लिखते हैं फिर OH लिख देते हैं। इसी तरह इसमें भी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 और OH। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर हैं, बट दे वोंट फॉलो दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल जो हमें याद रखना है, लेकिन ये अल्कोहल हैं दोनों क्योंकि OH है।
सही है। बस ये एक आखिरी क्वेश्चन है, ये और कर लो फिर क्लास खत्म करते हैं। इसका आंसर बता दो आप लोग खुद ही। कंपाउंड क्यू एज ए स्ट्रक्चर शोन। अब OH देखो, हम अब तक यूं बनाते आ रहे थे ना, OH यूं लिखने के बजाय उसने ना इसके बीच में बॉन्ड शो कर दिया, उसने OH का बॉन्ड शो कर दिया, डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाया था। OH तो म्यू लगा दो लास्ट कार्बन पे, या इधर लगा दो, एक ही बात होती है सारी, या उसको ऊपर लगा दो, ये एक ही स्ट्रक्चर है सारा। तो विच स्ट्रक्चर इज एन आइसोमर ऑफ क्यू, तो इसमें भी पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। सर सी, तो जो सी, आई मीन बी 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 बी, बी, हाँ बी है इसका, क्योंकि देखो इसमें हमारे जो मेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है। सी और जो हमारा स्ट्रक्चर क्यू है वो सेम है, क्योंकि ये कार्बन कभी भी यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो ये टर्मिनल कार्बन ये कभी भी दोबारा लेफ्ट पे चला जाएगा और ये दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, तो ये स्ट्रेट चेन ही है। इसको पकड़ के खींच दो, सीधा कर दो, दोबारा वही है, वही स्ट्रक्चर है। मतलब इस पे टक्कर हुई थी किसी की तो ये बैंड हो गया था नीचे की तरफ, और यहाँ से टक्कर हुई थी फर्स्ट कार्बन से, बैंड हो गया था, दोबारा कभी भी सीधा हो जाएगा। तो सी और क्यू इज द सेम थिंग। क्यू और डी भी सेम थिंग है, क्यू को पलट के रख दो तो डी बन जाएगा। मतलब क्यू को आप यूं भी लिख सकते हो ना, OH नीचे लगा हुआ है, आप यूं लगा दो और उसको पलट के रख दो तो वो डी है। तो ये भी क्यू है, सी भी क्यू है, और ए भी जो है हमारा क्यू ही है, क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट वाला कार्बन ये नीचे आ गया, ये ऊपर कर दो वापस। बी को आप चेन मोड़ दो, लेकिन OH बी में देखो पॉसिबिलिटी यही है कि बी जो है वो सिर्फ ये हो सकता है कि OH ऊपर नीचे हो सकता है सेकंड कार्बन पे जहाँ लगा हुआ है, लेकिन हमारे ए सी और डी और क्यू में OH फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है हर जगह पे। ठीक है, ए देखो उसमें OH फर्स्ट कार्बन पे है, डी में भी OH फर्स्ट कार्बन पे, और सी में भी OH फर्स्ट कार्बन पे, और क्यू में भी OH फर्स्ट कार्बन, लेकिन बी में OH सेकंड कार्बन पे। तो ये पोजिशनल आइसोमर है क्यू का, मतलब क्यू और बी आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। क्लियर? नॉट चेन आइसोमर। चेन आइसोमरिज्म हमारे से हम जब कहेंगे जब कार्बन की चेन छोटी बड़ी हो रही होगी, कार्बन स्ट्रेट चेन से ब्रांच में आ रहा होगा, उसको चेन कहते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो उसको हम फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और पोजिशनल आइसोमर कहते हैं। ए इसलिए नहीं है क्योंकि सही देखो, ए जो है ना वो क्यू ही है, मतलब ये कार्बन जो है ना जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये इस कार्बन के साथ ही लगा हुआ है, तो कभी भी वो स्ट्रेट हो सकता है ना दोबारा से। ये नीचे वाला कार्बन है, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, ये कार्बन 1 ही है हमारा। ये क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन पे ये लगा हुआ है उस कार्बन के अबाउट तो ये घूम सकते हैं ना हर जगह पे। क्लियर? समझ आ गई ये क्यों नहीं है? देखो ए का जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, इसमें जो ये नीचे जो कार्बन है ना, बेसिकली ये ब्रांच में नहीं है, ये स्ट्रेट चेन का ही पार्ट है। ये चेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यूं जा रही है, मतलब ये घूम के कभी भी सीधा हो सकता है, ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच कब बनती है? जब कार्बन मिडिल कार्बन पे लगा हुआ है, क्योंकि वो राइट पे नहीं जा सकता, लेफ्ट पे नहीं जा सकता, ऊपर नीचे हो सकता है बस, ये ब्रांच कहलाती है। लेकिन जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाले कार्बन है वो अपने जिस कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ये इस तरह से भी बन सकता था देखो, या यूं भी बना सकते हैं। तो ये भी क्यू है, ए भी क्यू है, और जो क्यू है वो तो है क्यू। आगे क्या समझ इतने से? चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आगे फिर इसके प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, और फिर इसके पास पेपर्स करेंगे। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में एल्कोहल भी खत्म हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पॉलीमराइजेशन, और फिर पेपर 2 इन सब का साथ करेंगे, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उससे भी रिकॉल हो जाएगी।